हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसपी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाकटक राजवंश के बारे में और दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उसके बारे में। दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश बहुत इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, तो उसे बहुत अच्छे से आपको करना है। इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 21 तक, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, तब आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वाकटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 255 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी है, ध्यान रखिएगा, यानी कि एडी। वाकटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। पूछेगा इसकी स्थापना किसने की? तो विंध्य शक्ति ने की। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। ये वाकटक राजवंश के जो पूर्वज थे ये सातवाहनों के अधीन में काम करते थे। विंध्य शक्ति के पश्चात इसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक हुआ। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 275 से लेकर 335 ईस्वी तक। वाकटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पूछेगा वाकटक वंश के किस राजा ने सम्राट की उपाधि धारण की या किस शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की? तो वह था प्रवरसेन प्रथम। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जनरली जो राजा थे पहले के, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, लेकिन यह जो है प्रवरसेन, जो कि वाकटक वंश का शासक है, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। प्रवरसेन के पश्चात वाकटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा वाशीय, जिसको वरसगुल्म शाखा कहते हैं। दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन किया, मतलब ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा है, विभाजन के बाद में दोनों पैरेलली चल रही थी। प्रधान शाखा के जो प्रमुख थे रुद्रसेन प्रथम, इनका टाइम पीरियड क्या है? 335 से 360। उसके बाद है प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से लेकर के 410। प्रवरसेन द्वितीय, यहाँ पे होना चाहिए था 411 से 440 ईस्वी। नरेंद्र सेन 440 से लेकर के 460 ईस्वी। पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से लेकर के 480 ईस्वी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो वाकटक वंश के जो शासक थे, इनका संबंध किससे था? तो गुप्त के शासकों से भी था। गुप्त शासक जो कि महत्वपूर्ण शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी पुत्री से रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था। वाकटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था। राज्यों का विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत स्मार्ट, बहुत समझदार शासक था। तो उस समय के शासक ऐसा किया करते थे कि अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए या अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए अपने पड़ोसी राज्यों से संबंध स्थापित करते थे। या तो राजा स्वयं शादी कर लेता था किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी से, या अपने पुत्री का या अपने पुत्र का विवाह आसपास के राज्यों में करवाता था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूँकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, यानी कि बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। इसको वाकटक वंश और गुप्त वंश दोनों का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्क पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। अंतिम शासक आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और जो प्रथम शासक है वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो प्रथम शासक कौन था जिसने वाकटक राजवंश की स्थापना की थी? तो वह था विंध्य शक्ति, ठीक है। और इसका जो अंतिम शासक था वह कौन है? तो वह है पृथ्वीसेन द्वितीय। इसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। अब है वसीम शाखा के वाकटक। तो वाकटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की, ठीक है। पूछेगा कि वाकटक वसीम शाखा के वाकटक वंश की स्थापना किसने की? तो सर्वसेन ने की। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित था।
वसीम शाखा के प्रमुख राजा कौन कौन हुए? तो सर्वसेन, जिसने इसकी स्थापना की। विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी। प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी। हरिसेन 475 से 510 ईस्वी। उसके बाद है कि हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, स्थापना की थी सर्वसेन ने। पूछेगा कि इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वसीम शाखा के वाक्टकों का तो हरिसेन था। यह वाक्टक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है और यह अंतिम शासक भी था। हरिसेन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह अंतिम भी था और सबसे शक्तिशाली भी था। वाक्टक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत वाक्य सेतु बंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैधर्मी शैली का पूर्ण विकास वाक्टक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि जो कि कालिदास थे, कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजभाषा में निवास किया था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। वहाँ उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैधर्वी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। ये भी पूछता है कि मेघदूत के रचनाकार कौन है, किसने लिखा? तो कालिदास जी ने लिखा था। वाक्टक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे, वह शिव व विष्णु के उपासक थे। तो वाक्टक नरेश जो थे वो ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। एक और टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शिव के जो उपासक होते हैं उन्हें नायनार कहा जाता है और विष्णु के जो उपासक हैं उनको अलवार कहा जाता है। वाक्टक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछेगा नचना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो व्याघ्रदेव ने। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाक्टकों के शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिस नए राजवंश का उदय हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शासक आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे हर्षवर्धन वगैरह हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति थे। पूछेगा पुष्यभूति वंश के संस्थापक, तो पुष्यभूति खुद ही थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान में है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। पूछेगा कि इस वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन था। और इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हर्षवर्धन के टाइम में कौन सा चीनी यात्री आता था यह भी मैं आपको पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ पूरे डिटेल में। तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा से के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। पुष्यभूति जो वंश है इसमें हर्षवर्धन से रिलेटेड जो ये स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप 10 से पहले भी बुक में पढ़े होंगे, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो होता क्या है कि हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उसका विवाह किससे होता है? तो ग्रहवर्मा से होता है। कन्नौज का राजा था ग्रहवर्मा, लेकिन मालवा का जो शासक था देवगुप्त, उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था। आगे क्या होता है कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। राज्यवर्धन जो हर्षवर्धन का भाई था उसने देवगुप्त को मार दिया, परंतु देवगुप्त का जो मित्र था गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो क्या हुआ अभी तक कि जो हर्षवर्धन की सिस्टर थी उनका शादी हुआ बगल के राजा से, यानी कि कन्नौज के राजा से, गृहवर्मा से, लेकिन जो मालवा नरेश था देवगुप्त, उसने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बना लिया।
फिर क्या होता है कि जो हर्षवर्धन के भाई हैं राज्यवर्धन, उन्होंने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त का एक दोस्त था गौड़ शासक गौड़ नरेश शशांक, उसने क्या किया, वो धोखा देकर के राज्यवर्धन को मार देता है। शशांक से रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि शशांक जो था वह शैव धर्म का उपासक था, ठीक है, और उसने बोधि वृक्ष यानी कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा दिया था। यह भगवान शिव का उपासक था और इसने बौद्ध धर्म का जो पवित्र वृक्ष है बोधि वृक्ष उसको कटवा दिया था। ये भी एग्जाम में पूछता है। आगे क्या हुआ, तो राज्यवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु के बाद 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन जो है वह गद्दी पर बैठता है। कहाँ की गद्दी पर, तो थानेश्वर की गद्दी पर। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो हर्षवर्धन को। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। परम भट्टारक नरेश की उपाधि इसके पहले भी जो शासक थे उन्होंने धारण की हुई थी, उसको भी ध्यान रखिएगा। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। ये शशांक कौन है, जिसने उसकी भाई की हत्या कर दी थी। तो जब ये गद्दी पर बैठता है हर्षवर्धन, उसके बाद यह शशांक को पराजित करता है और जो जहाँ का ये शासक था शशांक कन्नौज, उस पर भी अधिकार कर लेता है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग। आगे है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हर्ष पराजित होता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो हर्ष किससे हारता है, तो हर्ष पुलकेशिन द्वितीय से हारता है। युद्ध कहाँ होता है, तो नर्मदा नदी के तट पर होता है जिसमें हर्ष हार जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। तो ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीतियों का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यह लगभग 15 वर्ष तक, 14 से 15 वर्ष तक यहाँ पे रहा था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत इसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया। इस अवशेष का ये लोग क्या करते थे, तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जब बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उनसे जो जुड़े हुए वस्तुएं थीं या उनके दाह संस्कार के बाद जो उनके अस्थि थे, जैसे कि दांत बच गए या कुछ और बच गए, तो उसको रख करके स्तूप की स्थापना की जाती थी। तो हर्ष ने जो कश्मीर के शासक से ये दंत अवशेष प्राप्त किया था, जरूर स्तूप के निर्माण के लिए इसने किया होगा। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, लेकिन आगे क्या होता है, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था यहाँ आया था बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। वह हर्षवर्धन से मिलता है और हर्षवर्धन उससे बहुत प्रभावित हो जाता है, जिसके बाद वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, तो वहाँ क्या होता था, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी महायान शाखा से रिलेटेड। हर्ष के समय में प्रयाग के प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। वान भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है एग्जाम में। वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। वान भट्ट के गुरु कौन थे, तो भर्तृ थे। एग्जाम में ये भी पूछा है हर्षचरित की रचना किसने की, कादम्बरी किसने लिखी, तो ये दोनों पुस्तकें वान भट्ट ने लिखी हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की है, तो हर्ष ने की थी। हर्षवर्धन भी काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक के ग्रंथों की रचना की है। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटकें लिख दिए।
लोग कहते हैं कि ये तीनों पुस्तक हर्ष ने खुद नहीं लिखा, एक धावक नामक कवि था, उसने हर्ष से पुरस्कार प्राप्त करने के बाद ये तीनों नाटक लिखे थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के अधीन जितने भी शासक थे उन्हें क्या कहा जाता था? महाराज अथवा महासामंत। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को क्या कहते थे? तो भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। ये पाठक को आप आधुनिक तहसीलदार से समझ सकते हैं। ग्राम शासन की जो थी वह सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक होता था। इसको ग्राम छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहते थे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था चाट और भाट। तो पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत तथा महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित ने सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप भी इसको कहते हैं, तो तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा जो था वह सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो पूछेगा तुला यंत्र क्या है? तो तुला यंत्र जो है वह सिंचाई का एक साधन है जो कि हर्ष के समय में यूज होता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। प्रांतीय शासक को क्या कहते थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में? तो उसको लोकपाल कहते थे। और इसका वर्णन कहाँ मिला है? तो हर्षचरित में मिला है। तो यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। तो इसमें जो भी वंश आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है पल्लव वंश। मेनली अगर आप इसमें देखें तो इसमें कौन कौन से वंश आएंगे? तो एक तो हो गया आपको पल्लव वंश, जो अभी आपको पढ़ेंगे। पल्लव वंश के बाद आपको मिलेगा इसमें राष्ट्रकूट आ जाएंगे, राष्ट्रकूट आएंगे, चालुक्य भी आएंगे। फिर चालुक्य में बहुत तरीके के राजा आ जाएंगे, काकतीय वंश में आएगा। तो ये सारे वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखा जाएगा। तो सबसे पहले है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था, जिसका टाइम पीरियड क्या है? तो 575 से 600। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कांची। कांची अभी कहाँ है? तो तमिलनाडु के कोचीपुरम में। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पूछेगा पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक है श्री विष्णु। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी कांची। ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 700 से 800 ईस्वी। मत विलास प्रहसन इंपॉर्टेंट है। मत विलास प्रहसन एग्जाम में पूछ चुका है। इसकी रचना किसने की? तो महेंद्र वर्मन ने की। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था। पहले ये जैन धर्म को मानते थे, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। हिस्ट्री में आप देखेंगे कि बहुत सारे शासक थे जो पहले शैव धर्म को मानते थे, जैसे हर्षवर्धन एग्जाम्पल। हर्षवर्धन पहले शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ह्वेनसांग के कांटेक्ट में आने के बाद, उससे ज्ञान लेने के बाद, नॉलेज ग्रहण करने के बाद वह बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। वैसे ही महेंद्र वर्मन जो था वो पहले जैन धर्म को मानता था, लेकिन तमिल संत जो थे अप्पर के प्रभाव में आने के बाद उसने शैव धर्म को अपना लिया। महाबलीपुरम के एकात्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा मंदिर कौन है? तो द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ सकता है? तो पूछ सकता है कि
मंदिर जो महाबलीपुरम में थे उनको क्या कहा जाता है, तो उनको रथ कहा जाता है। एक काष्ठ मंदिर कहने का मतलब है कि एक ही पत्थर को काट करके मिलनी बनाया जाता था। पल्लव जो राजा था उस समय नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने ही इसका निर्माण करवाया था। पूछेगा इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है। पूछेगा इसमें सबसे छोटा जो रथ मंदिर है वो कौन सा है, तो द्रौपदी रथ मंदिर है, और इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। अलंकरण कहने का मतलब सजावट। वातापीकोंड व महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनत्सोंग कांची आया था। ठीक है। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था, मतलब शिव भगवान की पूजा करता था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का जो शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त यानी कि शिव का उपासक की उपाधियां धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अरब जब भारत में आक्रमण किए उसमें पल्लवों का शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसको, कैलाशनाथ के मंदिर को। पूछेगा कि राज्य सिद्धेश्वर मंदिर किसे कहा जाता है, तो कैलाशनाथ मंदिर को। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। पूछेगा कि महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने किया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, तो उसने नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें हैं, मतलब मनुष्य का जो हाइट होता है उसी के हाइट के बराबर वहाँ पे मूर्तियाँ हैं। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। पूछेगा दंडी कौन है, तो 10 कुमार रचित के लेखक हैं और यह कहाँ रहते थे, तो नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमल्लई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो भगवान विष्णु के उपासक थे उनको अलवार कहा जाता है और जो भगवान शिव के उपासक थे उसे नैनार कहा जाता है। याद रहने का एक ट्रिक है कि नैनार मतलब नयन आँख को भी बोलते हैं, तो शंकर भगवान के 3 आँख थे इसलिए आप उसको नैनार से समझ सकते हैं, और दूसरा अलवार हो जाएगा जो भगवान विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है चोल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ, मतलब पल्लव वंश जब बिल्कुल ख़त्म हो गए जहाँ पर वो थे उसी के ऊपर चोल की स्थापना हुई। इस वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 850 से लेकर के 887 ईस्वी तक। जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो तंजाय। तंजाय को क्या कहा जाता है, तंजौर या तंजावुर भी कहा जाता है। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। तो चोल से रिलेटेड क्या पूछ सकता है, तो चोल का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो तंजाय थी। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ शूदनी देव की मंदिर का निर्माण करवाया। चोलों का स्वतंत्र शासक आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया, तो आदित्य प्रथम ने। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पल्लव जो था, पल्लव का टाइम पीरियड क्या था, तो 575 से लेकर के 800 ईस्वी तक। फिर चोल जो कि 9वीं सदी में स्थापित हुए उनका कब से कब तक था, तो 850 से लेकर के आगे तक था। अगर पूछे कि पल्लव का संस्थापक कौन था, तो पल्लव का संस्थापक सिंह विष्णु था। अंतिम शासक कौन था, तो नंदी वर्मन द्वितीय। चोलों का संस्थापक कौन था, तो विजयालय, और इसका अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। ध्यान रखिएगा। तो
तो कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन से शासक, किस कुछ चोल शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, तो राजराज प्रथम ने किया था। वहाँ के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन पर शरण ले लिए थे। राजा महिम जो था वो वहाँ से भाग गया था और रोहन में जाकर के शरण लिए थे। कितने प्रतापी राजा थे उस समय, आप सोच सकते हैं। श्रीलंका तक में आक्रमण कर देते थे, कोई कुछ स्टेटमेंट दिया या किसी तरीके की बात हुई, चलो भैया दावा बोल दो, सब खत्म। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम, उसका राजधानी था पोलनरुआ, उसको बनाया। राजराज द्वितीय शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का राज मंदिर बनवाया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि राजराजेश्वर मंदिर जो कि तंजौर का है, राजराजेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की, तो राजराज प्रथम ने। ये किसका मंदिर है ये, तो भगवान शिव का है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोडचोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगई कोडचोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि सर्वाधिक विस्तार चोल साम्राज्य का किसने किया, तो राजेंद्र प्रथम ने किया। इसने बंगाल के शासक महिपाल को भी हराया और उसको हराने के बाद गंगई कोडचोल की उपाधि धारण की थी इसने। आगे है कि चोल काल में किस प्रकार की भूमि थे, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। तो विल्लन वगाई किस प्रकार का भूमि था, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी का भूमि, मतलब जो किसान होते थे, जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के अलावा जितने लोगों के पास भूमि है वो जनरली उन सबको किसान मान लिया जाता था। तो किसानों के पास जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था, तो विल्लन वगाई कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो उपहार में दिया जाता था भूमि, उसको क्या कहा गया, तो ब्रह्मादेय। ब्राह्मण और ब्रह्म दोनों मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए ब्राह्मदेय यानी कि ब्राह्मणों को जो दिया गया वो ब्राह्मदेय हो गया। ठीक है। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, शाला मतलब पाठशाला से आप ध्यान रख सकते हैं। तो शाला यानी कि पाठशाला किससे जुड़ा हुआ है, तो विद्यालय के लिए। ठीक है। देवदान या तिरुन मट्टडकनी, यह था किसके लिए, तो मंदिरों को उपहार में दी गई। साफ लिखा हुआ है देवदान यानी कि भगवान के लिए जो दान में दिया गया, यानी कि मंदिर के लिए। पल्ली चंदम किसके लिए है, तो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पल्ली चंदम याद रखना है एक, और विल्लई नवगाई, ये दो नाम ही ऐसे हैं जो थोड़े से अलग हैं, जो आपको ध्यान रखना है। एक हो गया विल्लन वगाई जो कि गैर ब्राह्मण यानी कि किसानों के पास जो हुआ उसको विल्लन वगाई कह दिए। उसके बाद पल्ली चंदम जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का जो शासक था महमूद, वह राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम शासक कौन है, पहले भी बता चुके हैं, राजेंद्र तृतीय था। तो राजेंद्र थर्ड कौन था, राजेंद्र थर्ड था आपको चोल वंश का अंतिम शासक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए गोवा के कदम शासक जैकेस प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। आगे है विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। कालोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कलोतुंग द्वितीय जो था, कलोतुंग द्वितीय ने वो विष्णु भगवान का जो मूर्ति था उसको समुद्र में फेंकवा दिया था, लेकिन बाद में वैष्णव आचार्य एक थे रामानुजाचार्य, उन्होंने उसी मूर्ति को समुद्र से लाया और उसको प्राण प्रतिष्ठा की, यानी कि पूजा अर्चना करने के बाद उसको तिरुपति मंदिर में स्थापित करवाया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था।
तो पेरुंदरम कौन थे? जो उच्च श्रेणी के अधिकारी थे, और सेरुंदरम कौन थे? जो छोटे श्रेणी के अधिकारी थे। लेखों के कुछ उच्चाधिकारियों को उडन कुटम कहा जाता था, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। जो बड़े अधिकारी थे, जो हमेशा राजा को परामर्श देते रहते थे, राजा के साथ रहते थे, उसको उडन कुटम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था वह 6 मंडलों यानी कि प्रांतों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरम कहा जाता था। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इनमें से कई भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेदवेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। ठीक है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपीएससी से लेकर हर छोटे बड़े एग्जाम में ये सवाल पूछ चुका है। डायरेक्ट पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन किस शासन की या किस राजवंश की प्रमुख विशेषता थी, तो वह थे भैया चोल। कमाल कर दिया था इन्होंने स्थानीय प्रशासन में। ठीक है। ऊर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण होती गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। ऊर किसकी समिति थी? तो सर्वसाधारण लोगों की। ठीक है। सभा या महासभा, तो यह मूलतः अग्रहारों या ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट, वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है कि नगरम किसे कहते थे? तो नगरम व्यापारियों के सभा को कहते थे चोल काल में। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना था? तो 1/3 भाग है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। पूछेगा कि चोल काल में भूमि कर जो था वह उपज का कितना था? तो जितना उत्पादन हुआ उसका 1/3 भाग आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता था, भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो मध्यस्थ कहा जाता था। आगे है इसमें उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। तो उत्तर मेरु अभिलेख में जो लिखा गया है कि सभा के सदस्य मतलब किस प्रकार होने चाहिए या क्या होना चाहिए, वो डिटेल में है। तो वो है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां वह भू राजस्व वसूला जाता है, मतलब जो टैक्स दे रहा है वही इसके मेंबर बन सकते थे। अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर चोल काल की ये जो व्यवस्था थी स्थानीय स्वशासन, उसकी इतनी तारीफ क्यों होती है। क्योंकि उस समय जो उन्होंने बनाया था, अभी अगर उस तरीके से किया जाए तो बहुत कमाल हो जाएगा। तो सभा का सदस्य बनने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति होते थे, अगर आपको सभा का सदस्य बनना है तो आप तभी बन सकते हैं जब आप टैक्स दे रहे हैं। आपके पास जो लैंड है उससे टैक्स वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए था। ठीक है। उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए थी। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। देख रहे हैं, उसको वेद का ज्ञान भी होना चाहिए था, तभी वो सभा का मेंबर बन सकता था। उन्हें प्रशासनिक मामलों की, सिर्फ वेदों का ही ज्ञान नहीं, प्रशासनिक मामलों को भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। इस क्राइटेरिया में तो भैया अभी 95% लोग बाहर हो जाएंगे। ईमानदार भी उसको होना चाहिए था। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। इमेजिन कीजिए आप कि अगर अभी ऐसी व्यवस्था हो जाए, जो स्थानीय इलेक्शंस होते हैं कि जो एक बार मुखिया बनेगा वो दूसरी बार मुखिया नहीं बनेगा, या जो एक बार कोई विधायक बन गया वो दूसरी बार नहीं बनेगा, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा या वो काम बहुत अच्छे से करेगा, ताकि उसे पता है कि नेक्स्ट टाइम में तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। तो जिस भाव से वो बना है, अगर सेवा के भाव से बना है तो वह खूब अच्छा काम करेगा। लूटने के भाव से बना है तो भैया लूटेगा ही लूटेगा। 7वां है, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव में नहीं लड़ सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा तो नहीं है, बट एक बार ध्यान रखिएगा।
ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि जिस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था उसको क्या कहते थे? तो चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। और जो उनको दान में दी जाती थी भूमि, हम लोग पहले भी पढ़े, उसे ब्राह्मदेय कहते थे। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था कौन? पदाती सेना, मतलब जो पैदल सेना थी वह सबसे संगठित था। चोल काल में कनलजू सोने के सिक्के थे, सॉरी कलजू, कलजू क्या था पूछेगा कि कलजू किसे कहते हैं, तो सोने के सिक्के को चोल काल में कलजू कहा जाता था। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। इसकी रचना कौन सी है? तो कलिंग तुर्पणी। कंबन, ओटक्कुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंग, पोन्न एवं रन्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है, तो पंग, पोन्न और रन्न है। पूछेगा कि तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है, तो कंबन, ओटक्कुट्टन और पुगलेंदी। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में शायद बताया था कि नटराज की जो प्रतिमा है, जो भगवान शिव की है, नृत्य करते हुए जो प्रतिमा है, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। उसकी सुंदरता इतनी कमाल की है कि उसको भारतीय वास्तुकला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ माना है। किसने? तो पर्सी ब्राउन ने। आगे है, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है, जिसमें आपको नटराज मूर्ति भी है। तो इस समय की जो कांस्य मूर्तियाँ बनी थी वह बहुत उत्कृष्ट थीं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। पूछेगा कि ईशान शिव पंडित किनके गुरु थे, तो राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टम था। पूछेगा कि चोल काल में बंदरगाह भी थे, तो हाँ थे, तो उसका नाम क्या था, तो कावेरीपट्टम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता है उसको तनियर कहा जाता था। जो बड़े गांव होते थे उनको तनियर कहा जाता था। उत्तर मेरु शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। पूछेगा कि उत्तर मेरु शिलालेख किस समय से रिलेटेड है या किस शासक के शासनकाल से रिलेटेड है, तो परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। यह उत्तर मेरु शिलालेख में ही जो हमने आपको 7 क्राइटेरिया पढ़ा था जो सदस्य बनना चाहते हैं सभा के, उसी में वर्णन था। चोलों की राजधानी कब थी, कौन थी, तो सबसे पहले उरैयूर थी, उसके बाद तंजौर थी, उसके बाद गंगईकोट थी, चोलपुरम थी, फिर कांची थी। चोल कला में सड़कों की देखरेख बगान समिति करती थी। सड़कों की देखरेख उस समय कौन करता था, तो बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। धान से उस समय वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह कौन कौन थे, तो ये हैं वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। पूछ सकता है कि वलंजियार, नानादेशी या मणिग्रामम क्या है, तो वो चोल काल के व्यापारी समूह हैं जो कि बहुत बड़े होते थे। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। पहले ही हम आपको लगभग 2 से 3 वीडियो में ये बता चुके हैं कि विष्णु के उपासक को अलवार और शिव के उपासक को नयनार। नयनार इसलिए कि नयनार ट्रिक है याद रखने का, भगवान शिव के 3 आँख है, तो आँख नयन, उससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। आगे है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था दंतीदुर्ग। इसने स्थापना कब किया, तो 752 ईस्वी में की इसने। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। पूछेगा राष्ट्रकूट पहले किसके अधीन थे, तो वह चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत जो वर्तमान में मानखेड़ सोलापुर के निकट है वहाँ थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन हुए, तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। ठीक है। जो राष्ट्रकूटों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है वह ये है कि एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था और वह एक राष्ट्रकूट शासक था। कैलाश मंदिर की खूबसूरती अगर आपको देखनी है और कितना आश्चर्यजनक है,
आप गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पे देख लीजिए कि कैलाश मंदिर कितना सुंदर है। इसको बनाने में लगभग ऐसा कहा जाता है कि 100 साल से ज़्यादा लग गया था। एक ही पत्थर को, एक पत्थर नहीं, एक पहाड़ को काट करके ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। ये 3 मंजिला स्ट्रक्चर है और इस 3 मंजिले को आप इमेजिन कीजिए कि ऊपर से पत्थर से काट कर नीचे तक बनाया गया है। एलोरा का ये कैलाश मंदिर है, बहुत कमाल का है। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ये पूछ सकता है आपसे ये भी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों की तरफ से किसने भाग लिया था, तो राष्ट्रकूटों की तरफ से ध्रुव ने भाग लिया था। और किसके किसके बीच ये हुआ, तो राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ, प्रतिहारों के बीच में हुआ और पालों के बीच में हुआ। ध्यान रखिएगा, ध्रुवों को धारावर्ष भी कहा जाता है, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है, ध्रुव जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार नरेश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसने कन्नड़ के कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुरुष के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। कुछ महान लेखक और रचनाकार हुए जो किसके समय में रहते थे, तो अमोघवर्ष के समय में। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। ये भी पूछ सकता है कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने जल समाधि लेकर अपना जीवन का अंत किया था, तो वह अमोघवर्ष था। किस धर्म को वह मानता था, तो जैन धर्म को मानता था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमशूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। पूछेगा कि अलमशुद्दी कौन था, तो अरब निवासी था। किसके टाइम में आया, तो इंद्र तृतीय के टाइम में आया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन हुआ, तो कृष्ण तृतीय हुआ। यह ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा, लास्ट और प्रथम एग्जाम में पूछता है। पूछेगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। और अंतिम कौन था, तो अंतिम कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोंग रहते थे। पोंग वो हैं जो त्रिरत्नों में से एक हैं, हमने आपको पीछे बताया, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वह है चालुक्य वंश। चालुक्य में वातापी के चालुक्य हुए, कल्याणी के चालुक्य हुए, वेंगी के चालुक्य हुए। तो उसमें 3 तरह के चालुक्य हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है, गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। पूछेगा कि एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिर कहने का मतलब है कि गुफा के अंदर, यानी कि इसको पहाड़ी के काट करके, पहाड़ी को काटने के बाद अंदर बनाया गया है। तो इसका निर्माण किसके समय में हुआ, तो राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब डिटेल इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। शैलकृत मतलब पत्थर से काट करके जो बनाया गया है। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए, 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो एलोरा में ध्यान रखिएगा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अजंता के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि अजंता की जो गुफाएं थी वह मेनली बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। लेकिन एलोरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एलोरा में सिर्फ बौद्ध नहीं है, इसमें बौद्ध भी हैं, इसमें हिंदुओं से रिलेटेड भी है और इसमें जैनों से रिलेटेड भी है। तो एलोरा अपने आप में बहुत महत्व रखता है, जो कि राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। तो इसमें 1 से 12 तक बौद्धों के लिए है, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए है और 30 से 40 तक जैनों से रिलेटेड है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है वो विश्वकर्मा गुफा है, जो गुफा संख्या 10 है। और ये विश्वकर्मा जो का गुफा पूछेगा किससे जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इनमें एक चैत्य है, यहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अवतार तथा पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। ये भी पूछ सकता है कि
नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु को गुफा संख्या कितने में दिखाया गया है? तो 15 में दिखाया गया है। कहाँ पे है? तो एलोरा में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया। नोट, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। कितने कमाल के थे ये लोग कि सिर्फ एक धर्म से ये लोग जुड़े हुए नहीं थे, शैव धर्म से भी थे, वैष्णव धर्म से भी थे, शाक्त कहा जाता है शक्ति के उपासक को, मतलब देवी के उपासक को शाक्त कहा जाता है। जैन धर्म से भी ये लोग जुड़े हुए थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति भी दी थी। तो उस समझ सकते हैं आप राष्ट्रकूट कितने मतलब ब्रॉड थॉट वाले थे, कितने उच्च विचार रखने वाले थे। अब आगे है आपको चालुक्य वंश। चालुक्य वंश कल्याणी के, तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश कल्याणी वाले, इसके प्रमुख शासक कौन हुए? तो तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय षष्ठ और सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी, जो कि कर्नाटक में था, उसको बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विक्रमादित्य षष्ठ था। यह 6 है। विक्रमादित्य छठा जो था वह सबसे प्रतापी था इस वंश का। विल्हन एवं विज्ञानेश्वर, ये विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे, ये इंपॉर्टेंट है। विल्हन और विज्ञानेश्वर से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं, जो इन्होंने किताबें लिखी, उसका एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य स्मृति का व्याख्यान है। इस ग्रंथ की रचना महान विद्यावेता किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की। पूछेगा मिताक्षरा की रचना किसने की? तो विज्ञानेश्वर ने की। अगला है विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की? तो विल्हन ने की। ये भी एग्जाम में ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। मिताक्षरा की रचना किसने की? तो विज्ञानेश्वर ने की। विक्रमांक देव चरित की रचना किसने की? तो विल्हन ने की। इसमें विक्रमादित्य छठे के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। विल्हन ने जो विक्रमांक देवचरित लिखी है उसमें विक्रमादित्य के बारे में है। चालुक्य वंश वातापी, इसके पहले वाले जो चालुक्य वंश था वो कल्याणी था, उसका संस्थापक कौन था? तो तैलप द्वितीय था। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? जय सिंह ने की। और अगर पूछेगा कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो तैलप द्वितीय ने की थी, जिसकी राजधानी वातापी, जो कि बीजापुर के निकट है, वहाँ थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कौन है? तो पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय आगे आएगा, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से जुड़ा हुआ है? तो चालुक्य वंश से जुड़ा हुआ है। कौन से चालुक्य? तो वातापी के चालुक्य। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 662 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? हर्षवर्धन को। और अगर ये पूछे कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, तो उसको हराया पल्लव वंश का एक शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोट की उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। इसके लेखक कौन है? रविकीर्ति है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। एहोल अभिलेख किससे जुड़ा हुआ है? पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं। पुलकेशिन द्वितीय अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अजंता की जो एक गुफा है उसमें पुलकेशिन द्वितीय स्वागत कर रहा है एक फारसी दूत का, यह भी दिखाया गया है।
वातापी का निर्माणकर्ता कौन है? तो वातापी का निर्माण करता है कृतिवर्मन। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। कैसे कैसे उपाधि धारण करते थे भाई। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन ने अरबों पर आक्रमण किया था। पूछेगा कि दक्कन में अरबों ने आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी शैत्रोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी ध्यान रखिएगा, विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसके टाइम में हुआ? तो विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम में हुआ। और त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण भी विक्रमादित्य द्वितीय के ही टाइम में हुआ। इस वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक था कृतिवर्मन द्वितीय। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जरूरी है। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि चालुक्य वंश जो वातापी वाले थे, तो वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कृतिवर्मन द्वितीय था। पूछेगा इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था जय सिंह। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि कल्याणी वाले चालुक्य वंश थे, उसके संस्थापक कौन थे? तो वह था तैलप द्वितीय। आगे है चालुक्य वंश वेंगी। ठीक है, तो चालुक्य वंश 3 तरह के हुए, आपको ध्यान रखना है। एक हैं आपको कल्याणी के, दूसरे हैं वातापी और तीसरे हैं वेंगी। चालुक्य वंश वेंगी, ठीक है, ये तीसरे हैं आपको। तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था आपको विष्णुवर्धन। इसके पहले के जो 2 चालुक्य वंश हुए कौन हुए? एक कल्याणी हुए, दूसरे वातापी हुए। ये हैं तीसरे वेंगी वाले। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? वेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? तो विजयादित्य तृतीय हुए इसके सबसे प्रतापी राजा, जिसका सेनापति कौन था? तो पंडरंग था। तो ये तीनों चालुक्य वंश आप ध्यान रखिएगा, कल्याणी, वातापी और वेंगी। ठीक। यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की? तो भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन हुआ, जिसका टाइम पीरियड है 1210 से 1246 ईस्वी। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र हुआ। पूछेगा यादव वंश का अंतिम शासक कौन है? तो रामचंद्र। इसकी स्थापना किसने की? तो भिल्लम पंचम ने, जिसने यानी कि रामचंद्र ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यादव वंश में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्थापना किसने की? तो भिल्लम पंचम। अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र। आगे है होयसल वंश। तो होयसल वंश, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की? विष्णुवर्धन ने की। ये जितने भी दक्षिण के शासन हैं या जो राजवंश आ रहे हैं, इसमें आपको जो सबसे जरूरी चीज़ है जो ध्यान रखना है, इसका स्थापना किसने किया, इसका अंतिम शासक कौन है। तो होयसल वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। इन्हीं यादवों की एक शाखा थी कौन? तो होयसल वंश। वेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। ये भी ध्यान रखिएगा। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो द्वार समुद्र, जो कि आधुनिक जो हेलेविड है वो है। कदम्ब वंश, कदम्ब वंश की स्थापना किसने की? तो मयूर शर्मन ने की। कदम्ब वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वनवासी से। तो कदम्ब वंश की स्थापना किसने की? तो मयूर शर्मन ने की। आगे है गंग वंश। तो गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ब्रजहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवल लाल, जो कि कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। तो ध्यान क्या रखना है? तो कदम्ब वंश का स्थापना किसने किया? तो मयूर शर्मन ने किया। गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वज्रहस्त पंचम था। काकतीय वंश, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम था।
जिसने नलगोंडा यानी कि हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमरकोड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति था। पूछेगा काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम। इसका सबसे प्रतापी शासक तो गणपति। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। रुद्रमा देवी क्या थी? तो एक लड़की थी, महिला थी, लेकिन रुद्रदेव महाराज का इन्होंने नाम ग्रहण किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो प्रताप रुद्र था। तो पूछे कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम। पूछे कि इसका अंतिम शासक कौन था? तो प्रताप रुद्र, जिसका टाइम पीरियड है 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक। तो सावंती राजवंशों का अभ्युदय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और वो एंसेंट हिस्ट्री का यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास का आखिरी वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग मध्यकाल शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।